हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग अभी एंडिंग की ओर बढ़ चुके हैं, चैप्टर समाप्त होने वाला है और हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे कि अनंत विस्तार की समतल समतल आवेशित आचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये गॉस के नियम का एक अनुप्रयोग है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक अनुप्रयोग करवा दिया था। गॉस की प्रमेय भी मैंने आप सभी को पहले ही बता दी है। तो आज हम लोग इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्या करने वाले हैं, एक अनुप्रयोग करने वाले हैं। यह अनुप्रयोग क्या है कि बच्चों, अनंत विस्तार की समतल आवेशित, तो बच्चों ये एक चादर है और इस चादर के आसपास कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई ये एक चादर है और इस चादर का जो क्षेत्रफल है वो मान लिया है बच्चों की इस चादर का क्षेत्रफल क्या है, ए है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, कुछ आवेश है और ये आवेश कैसा है, मान लीजिए कि ये आवेश कैसा है, धनावेशित ये चादर है। और उसके बाद इसके निकट हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इस टॉपिक को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो चादर के ऊपर हमने भैया धनावेश जो है वो प्रकट कर दिया है, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम इसमें थोड़ी सी थ्योरी को समझेंगे और उसके बाद फिर इस टॉपिक पे आ जाएंगे। चलो ध्यान से देखो, क्या लिखा है कि यदि कोई आवेश क्यू, अगर बच्चों ये चादर है और इस चादर के ऊपर कोई आवेश है, ठीक है, और इस चादर के ऊपर कोई आवेश है जो कि क्या है, क्यू है, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल ए पर एक समान रूप से वितरित हो जाए। देखो बच्चों, एक तार के ऊपर अगर एक समान रूप से वितरित होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि भाई पृष्ठ के क्षेत्रफल ए पर अगर कोई एक समान रूप से वितरित हो रहा है, कोई भाई क्षेत्रफल है उसके ऊपर एक समान रूप से फैल गया है ये आवेश, तो हम उसको बोलेंगे क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि तो उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलेंगे। मतलब अगर ये चादर का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है तो इसके ऊपर जितना भी आवेश होगा उसको हम लोग बोलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, एक सिंबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, सिग्मा। ठीक है, तो भैया आप लोग देखेंगे कि भाई सर इसे भी सिग्मा बोलते हैं और इसे भी सिग्मा बोलते हैं, तो पहचानेंगे कैसे, तो बच्चों इसको छोटा सिग्मा भी कहा जा सकता है। तो ठीक है, अगर कोई नहीं समझ पाता है कि सिग्मा, तो आप इसे छोटा सिग्मा भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, चिन्ह है जिस जो कि बनाया गया भाई सिग्मा। तो इसी से इसको प्रदर्शित करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। अब ये चादर जो आपको दिख रही है इसके आसपास हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या करते हैं, इस चादर के पास में, फॉर एग्जांपल आपकी चादर ना, ये एक आपकी चादर है, ये आपकी एक चादर है और इस चादर के पास में एक हम बिंदु ले लेंगे और उस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करनी होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप जरा ध्यान से देखो, जो चादर बनाई है मैंने ये ऐसे बनाई और जो ये बेलन निकला है, ये बेलन कुल मिलाकर ऐसे निकला। तो ये कुल मिलाकर ये 3D एक डायग्राम है। तो हमने क्या किया है, हमने एक चादर बनाई है और चादर के निकट एक बिंदु ले लेंगे। ठीक है, तो हम चादर के निकट एक बिंदु ले लेते हैं और वो बिंदु हो जाता है आपका क्या, बिंदु पी। यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं और इसका नाम रखते हैं बिंदु पी लेते हैं। और इस चादर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, वहां से उस बिंदु पी की दूरी कितनी है बच्चों, आर दूरी है। तो मैंने यहां लिखा कि भाई माना इस चादर से आर दूरी पर एक बिंदु पी है और जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अच्छा ये बताना, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो समझ चुके होंगे, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कि चादर से माना चादर से स्मॉल आर दूरी पर, बहुत आसान ये आपका अनुप्रयोग है, माना चादर से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु P है। ठीक है, एक बिंदु P है जहां हमें जहां हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैंने बच्चों इतना लिख लिया। अब जब मैंने इतना लिख लिया तो हम ये मानेंगे कि चादर के आसपास ये जो बिंदु है, इसके पास ये जो बिंदु है चादर के पास,
जैसे कि ये, ठीक, इससे दूरी r पर जो भी आपका, इससे दूरी r पर जो भी आपका बिंदु P है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, समान है। किसके समान है, इस तरफ जो हमारी बिंदु P है उसके समान है, क्योंकि बच्चों ये दूरी अगर समान है तो इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या है, समान है। तो हम लिखेंगे कि यह मानते हुए कि, यह मानते हुए कि, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यह मानते हुए कि चादर के समीप, चादर के समीप सभी बिंदुओं पर, चादर के समीप सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है। क्या है, एक समान है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चल अभी इस चित्र में बहुत अच्छे से हम लोग सब कुछ समझेंगे। तो हमने ये मान लिया, अब हमने क्या किया कि चादर, चादर के निकट एक बेलनाकार, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। इसके निकट हमने एक गॉसियन क्या कर दिया, पृष्ठ खींच दिया, और इस पृष्ठ के तीन जो है वो पृष्ठ होंगे। तो हम लिखेंगे जिसके, इसके तीन भाग हैं, तो मैं भाग लिख देता हूं, ठीक है, तीन भाग, और भाग को ये समझना कि भाई इसके पृष्ठ है, जिसके तीन पृष्ठ है। अब कौन कौन से तीन पृष्ठ होंगे, मान लो बच्चों ये जो बेलन है ना, ये कुछ इस तरीके का है, जो गॉसियन पृष्ठ का ये कलर नहीं दिख रहा होगा आपको। मान लो ये बेलनाकार है, ठीक है, तो भाई ये इसका ये वाला एक पृष्ठ होगा जिसको वक्र पृष्ठ बोलेंगे, और एक ये वाला पृष्ठ होगा, और एक ये वाला पृष्ठ होगा। अब तीनों पृष्ठों पर अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये बात तो आप समझ ही चुके होंगे। क्यों बच्चों अलग अलग क्यों होगी, क्योंकि इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा ना अलग अलग है। अब देखो कैसे बच्चों, ये बिंदु P है, एक समान ये चादर है आपकी, और चादर से, ये जो चादर है इससे एक समान क्या निकल रही है, ये देखो ऐसे, ठीक, और चादर से वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही हैं। इसका मतलब इसमें वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो किधर है, इस तरफ है। ये समझ चुके होंगे आप, ठीक। और उसके बाद ये जरा ध्यान से देखना, ये आपकी चादर है, ठीक है, ये आपकी चादर है जो कि आपको ऐसे दिख रही है। अब इसके बाद इसमें ये इसका गॉसियन पृष्ठ है। अब बताना इसमें वैद्युत बल रेखाएं इधर की ओर जा रही हैं, और ये जो इसका पृष्ठ, ये गोल वाला आपको दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा होगा, अब दिखा होगा, ये जो गोल पृष्ठ है इसी पृष्ठ पे लंबवत एक रेखा खींच दीजिए ऐसे, जिसको बोलेंगे क्षेत्रफल वेक्टर। इसका मतलब इस पृष्ठ पर जो E है और जो DA है दोनों की दिशा एक समान है। बहुत ध्यान से सुनना, हमने क्या कहा कि इस पृष्ठ पर E और DA की दिशा एक समान है, और DA क्या होता है, DA एक क्षेत्रफल वेक्टर होता है। तो यहां पर जो DA की दिशा है वो भी क्या है, इस तरफ है। तो इतनी बात तो आप समझ चुके होंगे कि भाई यहाँ पर इसकी दिशा E और ये क्या हो गया, D हो गया। इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो ये वैद्युत बल रेखा है, तो इनकी दिशा क्या होगी, ये हमारा E हो गया, ठीक है, और उसके बाद इसकी दिशा E की तो हो गई, और इसकी दिशा क्या हो गई, DA की दिशा ये हो गई। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि भाई E और DA की दिशा समझ गए। अब इसके बेलन के ऊपर आ जाओ। अब ये गॉसियन पृष्ठ है, इस पे ऊपर की ओर होगी ऐसे, ऐसे यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब इसका जो तीसरा भाग यहाँ पर है, यहाँ पर इसकी दिशा इस तरफ होगी, DA की दिशा, और इसकी E की दिशा इस तरफ होगी। तो तीन भाग पे अलग अलग दिशाएं हो गई, इतना तो समझ में आ जाएगा। चलो अब हम इसको ना तीन हिस्सों में तोड़ देते हैं। तो जरा मार्कर मेरा दूसरा लेना, हाँ ये इसका पहला भाग है, ये इसका हमने पहला भाग मान लिया है, और ये मैंने इसका दूसरा भाग मान लिया है, और इसे मैंने बच्चों तीसरा भाग मान लिया है। तो इसे हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब तीनों भाग पे अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है जिसके तीन भाग है, और पहला जो है वो है दो सपाट है। देखो दो सपाट इसके भाग है, और जो दूसरा पार्ट है इसका, उसमें हम लिखेंगे एक इसका वक्र पृष्ठ है, एक वक्र पृष्ठ ही है। तो इतना आपने लिख लिया होगा।
ठीक है, इतना तो आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम इसको थोड़ा साफ करते हैं। बहुत ध्यान से सुना, ये जितना बताया ना, अगर इतना अच्छे से समझ लिया तो उसके बाद आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलो इतना क्लियर ना, इसे भी साफ कर देते हैं। हाँ, और एक चीज और है, अभी मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं कि भाई इसका क्या आपने पहला वाला अनुप्रयोग देख लिया है? अगर नहीं देखा ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट चैप्टर की लिंक मिल जाएगी। और बच्चे ना लगातार मुझसे कह रहे हैं सर नोट्स कब मिलेगा, नोट्स कब मिलेगा। जिस दिन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके दूसरे दिन नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया सभी को। अब लिखेंगे हम कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब ध्यान से सुनना, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो समतल सिरों, समतल सिरों, समतल सिरों के, समतल जो सिरे होंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये समतल सिरे होंगे, इनकी क्या होगी, लंबवत होगी। समतल सिरों के लंबवत है, बहुत ध्यान से सुनना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समतल सिरों के लंबवत, व जो ये वक्र पृष्ठीय है ना, वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय भाग के, भाग के क्या है, समांतर है। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समतल सिरों के लंबवत व वक्र पृष्ठीय जो भाग है उनके क्या है, समांतर है। ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इतना तो क्लियर हो गया। चलो पहले इतना सा जितना बताया है उतना स्क्रीनशॉट आप ले लो, इसका डायग्राम अच्छे से बना लो। ठीक है, इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा कि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समतल सिरों के लंबवत, क्यों, समतल सिरा कौन सा है, ये वाला समतल सिरा है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर जा रही है, इसका मतलब समतल सिरों के क्या है, लंबवत है, और वक्र पृष्ठीय भाग के क्या है, समांतर है। चलो आप देख ही सकते हो कि भाई ये समतल सिरा हो गया ना, इसके लंबवत है। ठीक है, इतना तो समझ में आया, नहीं समझ में आया तो देखो ये बेलन है, इसका ये वाला हिस्सा मैंने बना दिया इधर का। अब इसमें आप समझ रहे हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर जा रही है और समतल पृष्ठ क्या है, ऐसे है। ठीक, ये देखो ये बेलना है, और उसके बाद बेलना मतलब समझते हैं बेलनाकार। अब ये हो गया आपका क्या, बेलनाकार भाग, और इससे ना इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर जा रही है, इसका मतलब लंबवत है। क्षेत्रफल वेक्टर भी क्या है, लंबवत है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना तो क्लियर, इतना क्लियर हो गया सभी को। अब उसके बाद देखो ये हमने इतना बना दिया। ठीक है, अतः, अतः बेलन के, बेलन के दोनों सिरों, दोनों सिरों, यहां से खेल शुरू होगा, दोनों सिरों व वक्र पृष्ठीय भाग, दोनों सिरों व वक्र पृष्ठीय भाग से होकर गुजरने वाला, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। अब देखो गुजरने वाला कितना वैद्युत फ्लक्स, हमने ये माना ना, तो ये हो गया वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई। ठीक है, क्योंकि भाई छोटे सिरे से निकाल रहे हैं, बाद में पूरे सिरे से मान लेंगे। ठीक, तो ये डी फाई ई क्या होगा, अब देखो पहला भाग प्लस दूसरा भाग प्लस तीसरा भाग, ठीक है, का भाग का क्षेत्रफल। अब बता रहा पहले भाग के क्षेत्रफल के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, पहले भाग के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे कि भाई ई, उसके बाद डी ए कॉस। अब बता रहा कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो हमने एक बात बताई है कि भाई फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर सकते। तो यहां से हम लिखेंगे पहले भाग के लिए कितना होगा, भाई ई और डी ए दोनों की दिशा एक ही तरफ है, इसलिए जो पहले भाग के लिए होगा वो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक, नहीं समझ में आया तो देखो ई और डी ए दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, ये ई जा रहा है, ये डी ए जा रहा है, दोनों की दिशा एक तरफ है, इसलिए इसके बीच में जो कोण बनेगा वो कैसा बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब उसके बाद दूसरे भाग के लिए क्या लिखोगे, ई डी ए और उसके बाद कॉस 90 डिग्री, ये दूसरे भाग के लिए हो गया। क्यों,
दूसरे भाग में ये ई की डायरेक्शन है और ये डीए की डायरेक्शन है। देखो भाई डीए की डायरेक्शन क्या होती है, देखो जिनको डीए की डायरेक्शन में समस्या हो रही है उनको मैं साफ साफ बता दूं, कोई भी पृष्ठ आपको दिख जाए, फॉर एग्जांपल ये एक पृष्ठ है, अब इसके ऊपर एक वेक्टर हम लोग ऐसे लंबवत वेक्टर बना देंगे जिसको क्षेत्रफल वेक्टर बोलते हैं, तो वो डीए की डायरेक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये मेरा पेट है, ये मेरा पेट है, अब आपको समस्या है कि सर जी का पेट फूल रहा है तो इसमें क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होगा। अरे मेरे प्यारे बच्चों ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर होगा। देखो समझ गए ना। हाँ अब इतना समझ में आया तो खतरनाक एग्जाम्पल ले लेता है कभी कभी। फिर उसके बाद ये हो जाएगा ईडीए, और तीसरे भाग के लिए भी क्या होगा, कॉस 0 डिग्री होगा। भाई देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कॉस 0 डिग्री ले लेंगे। इसमें तो किसी को भी समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ गई। ठीक है चलो, अब उसके बाद देखो इतना क्लियर। अब ये cos 0 का वैल्यू 1, तो यहां से आएगा ईडीए। फिर उसके बाद ये ईडीए cos 90, यहां से भी क्या आएगा ईडीए cos 90, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। और ईडीए cos 0, तो यहां से भी क्या आएगा ईडीए आएगा। अब इसमें तो हमें नहीं लगता है कि किसी भी बालक को समस्या होगी, और ये डी फाई ई होगा और ये डी फाई ई होगा। पहले इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो उम्मीद है कि इतना भैया सभी को समझ में आ गया होगा ना भाई, पहले भाग का क्षेत्रफल, दूसरे भाग का क्षेत्रफल और तीसरे भाग का क्षेत्रफल। एक डायरेक्शन में थोड़ा सा हमें ना थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। देखो क्या है भाई, प्रॉब्लम हमको नहीं दिख रही है, प्रॉब्लम आपको दिख जाएगी तो समस्या हो। देखो ई की डायरेक्शन उस तरफ है और डीए की डायरेक्शन इस तरफ है। भाई ये चादर है ना, ये चादर है ना, इसमें क्षेत्र रेखा इधर होंगी। भाई ये धनावेशित है तो इससे बल रेखाएं क्या होंगी, दूर निकल रही होंगी। तो इधर से भी तो दूर निकल रही होंगी ना। तो इसका मतलब जो ई की डायरेक्शन है ना, इसमें ई और डीए की डायरेक्शन तो आपने इधर बना दी थी कि भाई डीए तो बाहर की ओर हो जाएगा, तो ई भी क्या होगा, बाहर की ओर होगा। ऐसा अच्छा सोचो मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया बच्चों। अगर इन ई की डायरेक्शन उधर होती, डीए की डायरेक्शन इधर होती, तो कोण बनता है 180। इसीलिए मेरे मन में कंफ्यूजन आ गया था, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए हमने क्या है इसको फिर से एक बार नोटिस किया और उसके बाद तब बताया आपको। अच्छा देखो यहाँ क्या हो जाएगा डी फाई ई और बराबर हो जाएगा 2 ई और डी। अब हम इसका क्या करेंगे, ये तो हमने इतना निकाला है, अब हम निकालेंगे कि अतः कुल फ्लक्स, इस चादर से कितना फ्लक्स निकलेगा वो निकालेंगे। बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है तो अब हम लोग निकालेंगे क्या, कुल फ्लक्स, सॉरी कुल फ्लक्स। चलो अब क्या करेंगे, अतः अतः कुल फ्लक्स हम लोग ज्ञात करेंगे। तो कुल फ्लक्स निकालने के लिए हम समाकलन कर देंगे डी फाइव ई का, और इसका भी समाकलन कर देंगे 2 और ई और डी का। इतना तो समझ में आ गया। अब उसके बाद ये हो जाएगा आपका फाइव ई, और ये 2 और ई कॉमन हो जाएगा, और एक रिस्पेक्ट में इसका समाकलन होगा, यहां से भी ए आ जाएगा। ठीक है तो उम्मीद है इतना तो समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, अब देखो जरा कि जो कूलाम का नियम था उसमें बताया गया था कि जितना भी फ्लक्स होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का क्यू अपॉन क्यू का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का क्यू गुना होगा। ये कूलाम चाचा सॉरी कौन कहते क्या था, गॉस चाचा है। तो हम यहां पुट कर देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2, फिर उसके बाद ई और ए। इतना तो समझ में आ गया। अच्छा ठीक, अब हमने एक चीज अभी पढ़ी थी कि ये सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, ये हमने पढ़ रखा था। ठीक है क्यू अपॉन ए रखा था। तो यहां से अगर हम क्यू की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, सिग्मा और ए आएगा। तो यहां हम क्यू की जगह पे सिग्मा और ए रखेंगे। इसका मतलब चालक का ये चादर कितनी भी बड़ी हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो बच्चों कुछ अभी कैंसिल आउट हो रहा है, ए से एक कट गया है। तो हम यहां से ई का वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आएगा, देखो ई का वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है चलो अब इतना क्लियर हो गया। अब यहां से जब इतना पूरा हो गया है तो हम एक काम करते हैं, कुछ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो फॉर्मूला आया है उसमें आप देखो कि ए से उसमें कोई मतलब नहीं, क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है। इसमें हम लिखेंगे अतः स्पष्ट है, अतः
स्पष्ट है कि चालक, देखो अतः स्पष्ट है कि चालक के निकट सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। तो मुझे बताना कि क्या इतना समझ में आया है या नहीं। अच्छा ठीक है, एक समान क्यों होगी बच्चों, इसमें पहली बात तो ए नहीं आया, ठीक, तो इसके चालक के क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं कर रही है। दूसरी बात, एक चीज और लिख सकते हो कि चूंकि ई के सूत्र में, या लिख सकते हो कि ई का मान मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आर पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसमें आर नहीं आया, आर पर निर्भर नहीं करता। देखो इसमें आर का कोई मतलब हुआ क्या, आर पर निर्भर नहीं करता, यहां पे निर्भर नहीं करता। तो इतना तो सिंपल आ गया होगा। जिसने ये डायग्राम क्लियर कर ली, देखो रटने बैठोगे तो कभी नहीं आएगा। मेरा मानना है कि आप पहले डायग्राम को क्लियर करो और इनके डायग्राम्स को समझो कि भाई यहाँ पे क्यों जो है छेद की तीव्रता, यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल क्यों लगा, यहाँ 90 क्यों लगा, यहाँ पे 0 क्यों हुआ, फिर उसके बाद इसकी डायरेक्शन इधर क्यों हुई, उसकी डायरेक्शन उधर क्यों हुई। सारा खेल ना डायरेक्शन का है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये पूरा जो मैंने आज का छोटा सा एक अनुप्रयोग बताया है ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे समतल आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। यदि आप नोट्स के लिए हैं परेशान तो आपको करना होगा टेलीग्राम डाउनलोड, और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद वहां आपको सर्च करना होगा ज्ञानोदय के गुरुजी। जैसे ही आप ज्ञानोदय के गुरुजी वहां सर्च करेंगे आपको मिलेगा एक चैनल जो होगा एकदम फ्री, और वहां से आपको मिलेगा डेली नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल।